हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके चैनल BRP एजुकेशन में। तो दोस्तों, हम देखते हैं आज हमारे जो पोषण वाली सीरीज चल रही है उसमें आज हम विटामिन पढ़ने वाले हैं और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत सजगता के साथ पढ़ना है, ताकि इससे अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है तो आपसे छूटना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, जो विटामिन होते हैं, आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा करके देख लीजिए। जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं आप कोई भी उठा कर देख लीजिए, उनमें से 2 से 3 क्वेश्चन रेलवे में बन ही जाते हैं विटामिन्स के। तो दोस्तों, इसको आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से पढ़ना है ताकि आपके बहुत अच्छे से समझ में आए और इससे बनने वाला कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ कि आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे ऐसे ही वीडियो आपके पास पहुंचते रहें और आप इस वीडियो का या इस चैनल से बहुत अच्छे से लाभ उठाते रहें। तो चलते हैं, अपने टाइम का ध्यान रखते हुए अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। तो आज हमारा होने वाला है विटामिन्स। हम देख लेते हैं पहले विटामिन्स होते क्या हैं। तो दोस्तों, हम अपने विटामिन्स देख लेते हैं कि आखिर हम विटामिन्स बोलते किसको हैं। विटामिन्स हमारे शरीर के विभिन्न कार्यों में मदद करते हैं। ये जो विटामिन्स हैं वो हमारे शरीर में कौन कौन से कार्य करने में मदद करते हैं, तो हो जाएगा ऊर्जा उत्पादन, हड्डियों को मजबूत बनाना, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करना, कोशिकाओं की वृद्धि और उनकी मरम्मत करना, रक्त का थक्का जमाना आदि में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो हमारे विटामिन्स होते हैं वे ऊर्जा उत्पादन, हड्डियों को मजबूत करना, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करना, कोशिकाओं की वृद्धि और उनकी मरम्मत करना, रक्त का थक्का जमाने आदि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुछ विटामिन्स होते हैं हम भोजन के द्वारा प्राप्त करते हैं तथा कुछ को हम डोज द्वारा लेते हैं, या तो उसकी टेबलेट्स लेते हैं या फिर इंजेक्शन द्वारा हम उसकी पूर्ति करते हैं अपने शरीर में। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि जो विटामिन्स हैं वो मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। जो विटामिन्स होते हैं वो मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं हमारे शरीर में। पहला हो जाएगा हमारा वसा में घुलनशील विटामिन और दूसरा हो जाएगा जल में घुलनशील विटामिन। अब हम देख लेते हैं जो वसा में घुलनशील विटामिन हैं वो कौन कौन से हैं। तो वसा में घुलनशील विटामिन्स क्या होते हैं, तो देख लेते हैं इसको। वसा में घुलनशील विटामिन वे विटामिन होते हैं जो वसा में, दोस्तों यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ठीक है, तो आप प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। यहाँ पर वसा लिखा हुआ है, घुल कर हमारे शरीर में जमा हो जाते हैं, ठीक है। जो हमारे वसा में घुलनशील होते हैं, जो वसा में घुलनशील विटामिन्स होते हैं वे वसा में घुलनशील विटामिन वसा में घुल करके हमारे शरीर में जमा हो जाते हैं, ठीक है। वसा में घुलनशील विटामिन मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। देख लेते हैं कौन कौन से जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो ADEK, विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन K, ठीक है। तो इसका आप एक ट्रिक भी बना सकते हैं दोस्तों। इसको याद रखने के लिए मैं ट्रिक बता देती हूँ आपको। कीड़ा बास मारे, ठीक है, ये आपकी ट्रिक हो जाएगी दोस्तों। तो देखिए, के से हो जाएगा हमारा विटामिन के, विटामिन ई से हो जाएगा विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। वास से हो जाएगा वसा, और ये मारे तो अपने आप ही है। तो दोस्तों, इसको आप याद करने के लिए इस ट्रिक का आप उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, देख लेते हैं हम विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के को। तो हमने आपको इसकी ट्रिक तो बता ही दी है, अब हम विस्तार से देख लेते हैं। तो विटामिन ए का नाम है, जो रासायनिक नाम हो जाएगा वो हो जाएगा रेटिनॉल। मैं आपको लिख करके बता देती हूँ यहाँ।
विटामिन ए का रासायनिक नाम हो जाएगा रेटिनॉल। ठीक है, और इसका उपयोग क्या है हमारे शरीर में? विटामिन ए का क्या उपयोग है? तो यह हमारी दृष्टि, प्रतिरक्षा प्रणाली और कोशिका के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसका स्रोत क्या है जिसके द्वारा हमें विटामिन ए प्राप्त होता है? वह है गाजर, शकरकंद, गाजर हो गया, शकरकंद हो गया, पालक, अंडे। ठीक है, ये इन खाद्य पदार्थों में पाया जाता है विटामिन ए। और इसकी कमी से क्या हो जाता है? विटामिन ए की कमी से हमारे शरीर में रतौंधी रोग हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाती है और यह दृष्टि वैषम्यता हो सकती है। अब देख लेते हैं विटामिन डी है। विटामिन डी का रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्सीफेरॉल। दोस्तों बहुत अच्छे से याद रख लीजिएगा कि विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल और विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। अब जैसे कि मैं इसको आपके लिए इसके ट्रिक बता देती हूँ। इसको आपको वसा में घुलनशील विटामिन याद करने के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई है। अब मैं इसके जो विटामिन ए है, इनके विटामिन ए, विटामिन डी, इनके सभी के रासायनिक नाम याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक आपको बता देती हूँ दोस्तों। जो विटामिन ए है, विटामिन ए का नाम क्या हो गया? रेटिनॉल। तो हम जब बचपन में रहते हैं तो हम क्या रटते हैं? जब हम छोटे में हम अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं तो हम बार बार रटते रहते हैं ए ए ए ए ए। ठीक है, तो रटते रहते हैं, रटने से हो जाएगा ए, विटामिन ए हो जाएगा हमारा रेटिनॉल। अब देखते हैं हम विटामिन डी को। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। तो हम इसको कैसे रिलेट करेंगे? जो विटामिन डी है और जो हमारा कैल्सी है, कैल्सी किससे आता है? सी से आता है, और सी के जस्ट बाद आ जाता है डी। तो हम इससे भी रिलेट करके कर सकते हैं कि कैल्सीफेरॉल का हो जाएगा विटामिन डी। अब आगे देख लेते हैं विटामिन ई। दोस्तों इसके उपयोग मैं बाद में बता दूंगी, पहले आपको ट्रिक बता देती हूँ इसको याद रखने की। अब विटामिन ई जो है, विटामिन ई है टोकोफेरॉल। ठीक है, तो आप इसको टोकोफेरॉल को आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कि जो हमारा विटामिन ई है, ई हमारे कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो हम इससे रिलेट करके हम बोल सकते हैं कि विटामिन ई का रासायनिक का नाम हो जाएगा टोकोफेरॉल। और विटामिन जो के होता है, विटामिन के का होता है फिलेक्विनिन। ठीक है, क्विनोन। विटामिन के का जो रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन हो जाएगा। तो क्विनोन से ही आप इसको याद रखते हैं क्योंकि इसमें के आ रहा है दोस्तों, इसमें भी के आ रहा है। ठीक है, और क्विनोन में भी जैसे ये है क्विनोन में भी के आ रहा है, तो आप इससे रिलेट करके बहुत अच्छे से भी आप समझ सकते हैं। अब हम देख लेते हैं इसकी डिटेल्स। विटामिन ए का तो हम देख चुके हैं, अब विटामिन डी का देख लेते हैं। जो विटामिन डी है, यह इसका उपयोग क्या है हमारे बॉडी में? विटामिन ए का यह हड्डियों और दांतों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, हड्डियों और दांतों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण होता है और शरीर को कैल्शियम को अवशोषित करने में मदद करता है। ठीक है, इसका स्रोत तो आपको भी पता है। जब हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं और हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है तो डॉक्टर बोलते हैं अधिकांशतः कि आप धूप में बैठिए। तो इसका जो स्रोत हो जाएगा, सूर्य के प्रकाश हो जाएगा, अंडे की जर्दी हो जाएगी। अंडे की जर्दी बोले तो जो अंडे का पीला भाग होता है, और वसा युक्त मछली जैसे खाद्य पदार्थों से भी प्राप्त होता है। तो जो मतलब कि नॉन वेजिटेरियन नहीं हैं दोस्तों, ठीक है, तो वो सूर्य के प्रकाश से ही ले सकते हैं, क्योंकि अधिकांशतः ये जो मांस मदिरा में विटामिन डी की मात्रा थोड़ा अधिक पाई जाती है, इसलिए ये नॉन वेजिटेरियन के शरीर में बहुत कम मात्रा में विटामिन डी होती है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से उनकी पूर्ति बॉडी की हो नहीं पाती, तो उनको बाहरी डोज लेने पड़ते हैं।
अब देख लेते हैं इसकी कमी से रोग कौन सा हो जाता है। तो विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है वह रिकेट्स रोग हो जाता है बच्चों में, और ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है हमारे बड़े अडल्ट में। तो दोस्तों जो रिकेट्स होता है बच्चों में या ऑस्टियोपोरोसिस होता है बड़े बुजुर्गों या बड़े हमारे अडल्ट में, तो वो क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस हम किसको बोल सकते हैं। तो दोस्तों जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है हम उसको बोलते हैं जब हमारी हड्डियों में जो हल्के हल्के छेद बने होते हैं, ठीक है, तो वो जब बड़ा रूप धारण कर लेते हैं और बड़े बड़े पोर्स बन जाते हैं और हमारी हड्डियां बिल्कुल कमज़ोर हो जाती हैं, ज़रा सा धक्का लगने पर भी वो टूट सकती हैं, तो हम उसको बोल देते हैं ऑस्टियोपोरोसिस हो गई है हमारी हड्डियों में, ठीक है। और जो रिकेट्स होता है, आपने रिकेट्स देखा होगा बच्चों में, जब बच्चों के हाथ और पैर मतलब टेढ़े हो जाते हैं, उनको हम बोल देते हैं कि बच्चों में रिकेट्स हो गया है, विटामिन डी की कमी हो गई है। इसीलिए जो डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर हमेशा बोलते हैं कि बच्चों को, जो छोटे बच्चे होते हैं 6 महीने 7 महीने से लेकर के 2 महीने 3 महीने के भी, उनको हमेशा धूप में 1 घंटे 2 घंटे के लिए आपको लिटाना चाहिए, ताकि आपके बच्चों की जो हड्डियां हैं वो मजबूत हो सके, विटामिन डी उसको भरपूर मात्रा में मिल सके। क्योंकि छोटा बच्चा है वो खा तो कुछ सकता नहीं है, इसलिए उसको सूर्य की जो किरणें हैं उसके बॉडी में पड़े और उसकी विटामिन डी की मात्रा जो है वो भरपूर मात्रा में उसको एब्जॉर्ब हो जाए इसकी हड्डियों में, ठीक है। अब हम देख लेते हैं विटामिन ई। अब विटामिन ई का क्या उपयोग है हमारे बॉडी में। तो यह एक एंटीऑक्सीडेंट है जो कोशिकाओं को क्षति से बचाने में मदद करता है, ठीक है। तो यह एक ऑक्सीडेंट है, एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट है। विटामिन ई एक एंटीऑक्सीडेंट है जो कोशिकाओं को क्षति से बचाने में मदद करता है। इसका स्रोत क्या हो जाएगा विटामिन ई का। विटामिन ई का स्रोत हो जाएगा बादाम, सूरजमुखी के बीज और वनस्पति तेल जैसे खाद्य पदार्थों में भी ये पाया जाता है। अब इसकी कमी से रोग होते हैं उनको देख लेते हैं। न्यूरोमस्कुलर, इसकी कमी से जो रोग होते हैं, न्यूरोमस्कुलर समस्याएं जैसे मांसपेशियों में कमजोरी और समन्वय की कमी, आँखों की समस्याएं, प्रतिरक्षा प्रणाली की दुर्बलता, त्वचा संबंधी समस्याएं और एनीमिया शामिल होता है। दोस्तों विटामिन के देख लेते हैं। हाँ, विटामिन ई का मैंने आपको रासायनिक नाम नहीं बताया था, तो दोस्तों विटामिन ई का रासायनिक नाम हो जाएगा टोकोफेरॉल। अब विटामिन के में आते हैं, तो विटामिन के का रासायनिक नाम हो जाता है फिलोक्विनोन, ठीक है, फिलोक्विनोन। तो इसका उपयोग किस लिए हम किया जाता है, जो हमारे शरीर में विटामिन के होता है, विटामिन के का हमारे बॉडी में क्या उपयोग होता है। तो यह रक्त के थक्के जमने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। जो विटामिन के होता है वह हमारे शरीर में रक्त के थक्के जमने के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जब हमें कोई चोट लग जाती है और ब्लड निकलता है हमारी बॉडी से, तो आप देखेंगे कि कुछ समय बाद, जैसे 1 मिनट बाद 1.5 मिनट बाद अपने आप ही वहाँ पर थक्का जम जाता है और वो पीला पीला पानी सा वो हो जाता है, उसको प्लाज्मा बोलते हैं। तो ये विटामिन के हमारा जो है, अगर हमारे शरीर में विटामिन के की मात्रा कम हो जाएगी तो हमारे रक्त का थक्का नहीं जमेगा और अधिक से अधिक हमारा ब्लड फ्लो होता रहेगा बाहर की तरफ, ठीक है। अब इसका स्रोत देख लेते हैं। जो हमें प्राप्त होता है विटामिन के, वह किन किन चीज़ों से प्राप्त होता है। तो पत्तेदार हरी सब्जियों से होता है, ब्रोंकली और सोयाबीन जैसे खाद्य पदार्थों में विटामिन के पाया जाता है। इसकी कमी से रक्त स्त्राव की समस्या हो सकती है, जैसे कि मैंने अभी बताया। अगर विटामिन के की हमारे शरीर में कमी है तो हमारा रक्त जो है ये रुकेगा नहीं और इसका थक्का नहीं जमेगा। अब देख लेते हैं दोस्तों जल में घुलनशील विटामिन, ठीक है। अब जल में घुलनशील विटामिन देख लेते हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन वे विटामिन होते हैं जो जल में पूर्णतः घुल जाते हैं और शरीर में जमा नहीं होते। जो वसा में घुलनशील विटामिन हमने पढ़े थे वो शरीर में जमा हो जाते हैं, ठीक है, और जो हमारे जल में घुलनशील विटामिन हैं वो जमा नहीं होते हमारे शरीर में। ये मुख्यतः 9 प्रकार के होते हैं। दोस्तों जो जल में घुलनशील विटामिन हैं
उनको आप ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। तो ट्रिक के माध्यम से हम कैसे याद कर सकते हैं? तो दोस्तों हम कर सकते हैं कि जल बस, ठीक है, क्योंकि हम सा का उच्चारण सी से भी निकाल सकते हैं। तो जल बस, आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं BC, या फिर आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं या सीधे BC कर सकते हैं याद, ठीक है। तो जल में घुलनशील विटामिन है वह मुख्यतः 9 प्रकार के पाए जाते हैं। पहला तो हो गया B, और B के सभी टाइप्स हो गए, और दूसरा हो गया C, ठीक है। तो B1 हो जाता है विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B9, विटामिन B12, ये हो जाएंगे। अब दोस्तों देख लेते हैं इनको विस्तार से। जो विटामिन B होता है दोस्तों, मैंने इसकी बहुत अच्छे से टेबल बना करके लाई हूँ आपको समझाने के लिए। तो जो विटामिन B होता है इसका रासायनिक नाम हो जाता है थायमिन, ठीक है। इसको थियामिन भी बोल देते हैं या थायमिन भी बोल देते हैं, ठीक है। इसकी कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं हमारे बॉडी में? तो हो जाते बेरी हो जाता है, तंत्रिका तंत्र की समस्याएं भी इसके विटामिन B1 की कमी से उत्पन्न हो जाती हैं। और इसका जो स्रोत क्या है जिससे हमें विटामिन B1 प्राप्त होता है हमारे शरीर के लिए? तो साबुत अनाज, नीज दालें, मांस, नट्स, बीज आदि। विटामिन B2 देख लेते हैं, इसको राइबोफ्लोविन भी बोल देते हैं। इसकी कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं हमारे शरीर में? तो त्वचा का फटना, मुंह और जीभ में छाले। जो विटामिन B2 होता है उसके कमी से एक तो हमारी त्वचा में हमारी त्वचा जो फटने लगती है, मतलब कि रफ टाइप की हो जाती है, और मुंह में छाले और जीभ में छाले हो जाते हैं, विटामिन B2 की कमी से ही होते हैं। अब इसके स्रोत देख लेते हैं दोस्तों, इसके स्रोत कौन कौन से हैं? तो दूध, दही, पनीर, अंडे, हरे पत्तेदार सब्जियां इत्यादि, ये जो होते हैं विटामिन B2 के स्रोत हो जाते हैं। अगला देखते हैं विटामिन B3। विटामिन B3 का नाम होता है, जो रासायनिक नाम होता है, इसका नाम नियासिन होता है दोस्तों। जितने भी विटामिन हैं दोस्तों, विटामिन A, B, C, D, E, K, और ये सभी जितने भी विटामिन हैं दोस्तों, इनके सभी के रासायनिक नाम आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। और मैं पहले विटामिन आपको पढ़ा देती हूँ, विटामिन B, और फिर आपको इसको याद करने की ट्रिक भी बताऊंगी, ठीक है। इनके सभी के रासायनिक नाम, विटामिन B के सभी टाइप के रासायनिक नाम याद करने की आपको ट्रिक बताऊंगी। तो जो विटामिन B3 है, विटामिन B3, इसका रासायनिक नाम हो गया नियासिन। तो इसकी कमी से हमारे शरीर में कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से हमारे शरीर में हो जाता है पेलाग्रा, ठीक है। इसकी कमी से हमारे शरीर में पेलाग्रा रोग हो जाता है और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। इसके जो स्रोत हो जाएंगे दोस्तों, स्रोत देख लेते हैं, मांस, अंडा, साबुत अनाज, फलियां इत्यादि। विटामिन B5 जो होता है, ठीक है, इसका नाम है पेंटाथोनिक। इसको तो याद करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है दोस्तों, क्योंकि पेंटा जो होता है, पेंटा मतलब होता है 5, ठीक है। पेंटाथोनिक 5 पेंटा हो जाएगा, तो हम ऐसे रिलेट कर लेंगे पेंटा को, पेंटाथोनिक एसिड विटामिन B5 का नाम हो जाएगा। और इसकी कमी से हमारे शरीर में क्या प्रभाव पड़ता है? तो थकान और पेट दर्द होता है दोस्तों। और इसके जो स्रोत हो जाएंगे जिससे हम प्राप्त करते हैं अपने शरीर के लिए विटामिन B5, तो ये हो जाएंगे मांस, अंडा, दूध, सब्जियां, फलियां इत्यादि। देख लेते हैं विटामिन B6, इसका रासायनिक नाम हो जाएगा पायरिडॉक्सिन। अब इसके जो कमी से, विटामिन B6 की कमी से हमारे शरीर में कौन कौन से रोग उत्पन्न हो सकते हैं? तो त्वचा रोग हो सकते हैं, एनीमिया हो सकता है, ठीक है, और तंत्रिका तंत्र की समस्याएं हो सकती हैं। इसके स्रोत हो जाएंगे मांस, अंडा, मछली, फल, सब्जियां इत्यादि। अब देख लेते हैं विटामिन B7। विटामिन B7 का रासायनिक नाम हो जाता है बायोटिन। जो इसकी कमी के कारण जो हमारे शरीर में समस्याएं हो जाती हैं, बालों का झड़ना,
त्वचा रोग इत्यादि हो जाते हैं। दोस्तों देख लेते हैं कि इसके जो स्रोत हैं हमारे शरीर में, जो हम अपने शरीर के लिए कैसे हम प्राप्त करते हैं विटामिन B7। तो अंडे की जर्दी, दूध, फलियां, सब्जी और नट्स इत्यादि द्वारा हम प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला विटामिन B9। जो विटामिन B9 होता है इसका रासायनिक नाम हो जाता है फोलेट। और इसकी कमी से, विटामिन B9 की कमी से हमारे शरीर में जो रोग होते हैं उसको बोलते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया और जन्म दोष हो जाता है। ठीक है, इसके जो स्रोत हो जाएंगे तो हरी पत्तेदार सब्जियां, फलियां, अनाज, अंडे इत्यादि। विटामिन B12 की कमी से देख लेते हैं दोस्तों। जो विटामिन B12 होता है, विटामिन B12 का नाम हो जाता है कोबालामिन। ठीक है, कोबालामिन यानी इसमें कोबाल्ट यानी CO की मात्रा रहती है दोस्तों, जो एक हमारे शरीर के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण हमारा खनिज हो जाएगा CO। तो इसी के नाम पर ही इसका नाम कोबालामिन रखा गया है, कोबाल्ट के कारण ही। तो इसकी कमियों से कौन कौन से रोग हो जाते हैं? तो आपने जैसे ऊपर देखा विटामिन B9 की कमी से, जो आपने अभी ये देखा है मेगालोब्लास्टिक, इसकी कमी विटामिन B12 की कमी से भी मेगालोब्लास्टिक रोग हो जाता है। और इसमें जैसे आपने इसमें देखा अभी एनीमिया हो जाता है, तो इसमें भी आप एनीमिया देख सकते हैं। और इसके जो है तंत्रिका तंत्र की समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं इसमें। इसके वही स्रोत हैं जो अभी तक आप देखते आ रहे हैं, मांस, मछली, अंडे, डेयरी उत्पाद यानी दूध से बने सभी उत्पाद में विटामिन B12 पाया जाता है। अब देख लेते हैं जो विटामिन C होता है। तो विटामिन C का जो नाम है, रासायनिक नाम है, इसका नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और जो इसकी कमी से हो जाता है वह स्कर्वी हो जाता है। ठीक है, जिससे हमारे दांतों में ब्लड आने लगता है और हमारे बदबू आने लगती है, हमारे मसूड़ों में सूजन आ जाती है। ठीक है, उसको हम स्कर्वी रोग बोलते हैं। और कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली हो जाती है, मतलब पाचन क्रिया कमज़ोर हो जाती है, मसूड़ों से खून आने लगता है। और इसके जो स्रोत होते हैं विटामिन C के, वो खट्टे फलों से प्राप्त होता है विटामिन C, टमाटर, हरी मिर्च, स्ट्रॉबेरी इत्यादि से प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अपना अगला टॉपिक जो है हमारा फाइबर का। दोस्तों आज हम अपनी क्लास को समाप्त करेंगे पूर्णतः। तो हम जो फाइबर वाला चैप्टर है वो भी एक छोटा सा ही टॉपिक है, तो मैंने सोचा कि आज क्यों नहीं अपना चैप्टर, अपना पोषण वाला यहीं पे ख़त्म करते हैं, आज की क्लास में ही ख़त्म कर देते हैं। और कल बचा हमारा जो है, तो हम करेंगे PYQ विथ MCQ। तो 30 क्वेश्चन हम कल लेकर आते हैं दोस्तों। आप इसका रिवीजन बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, सभी वीडियो जो अब 4 की 4 पड़ी हुई हैं, ताकि आपको कल सभी के सभी क्वेश्चन आपसे आने चाहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं अपना अगला टॉपिक फाइबर। तो दोस्तों देख लेते हैं जो हमारा पोषण वाला एक छोटा सा पार्ट रह गया है वो है फाइबर। तो फाइबर को भी देख लेते हैं और अपनी क्लास को आज यहीं समाप्त करेंगे। इसको हम पूरा कर लेते हैं अपने जो फाइबर होता है। अब देख लेते हैं दोस्तों जो फाइबर है, फाइबर हम किसको बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हैं फाइबर हम किसको बोलते हैं। तो फाइबर मानव शरीर के पाचन की क्रिया को बेहतर बनाने और वजन को नियंत्रित करने और हृदय रोग के खतरे को कम करने में मदद करते हैं। जो फाइबर का रोल हमारे शरीर में क्या है, तो जो फाइबर होता है ये हमारे शरीर के पाचन में सबसे बेहतरीन काम करता है। फाइबर यह वजन को नियंत्रित भी करता है, यानी कि जब हमारी पाचन क्रिया सही होगी तो हमारे शरीर का वजन नहीं बढ़ेगा और हृदय के रोग के खतरों से भी कम करने में भी मदद करता है। तो दोस्तों देख लेते हैं कि जो फाइबर के प्रकार होते हैं, फाइबर कितने प्रकार का होता है। तो फाइबर मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं और दोनों शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और दोनों का कार्य अलग अलग होता है। फाइबर 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, घुलनशील और अघुलनशील फाइबर। और ये दोनों का कार्य बिल्कुल अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि घुलनशील और अघुलनशील का कार्य एक ही होता है। तो हम देख लेते हैं जो घुलनशील
फाइबर हैं वो क्या होते हैं। तो घुलनशील की हम परिभाषा देख लेते हैं। जो घुलनशील फाइबर होते हैं वो जल में पूर्णतः ही घुल जाते हैं। घुलनशील फाइबर पानी में पूर्णतः घुल जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ घुल जाते हैं लिखा है, खुल नहीं, घुल जाते हैं और जेल जैसा पदार्थ बनाते हैं। वेरी इम्पोर्टेंट है, ये आ भी सकता है क्वेश्चन में कि जो फाइबर हैं वह जल में पूर्णतः घुल करके किस टाइप का पदार्थ बनाते हैं। तो जेल जैसा पदार्थ बनाते हैं। यह कोलेस्ट्रॉल को कम करने और शरीर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने और पाचन करने में सहायक होता है। ठीक है, जो फाइबर होते हैं, जो जल में घुलनशील वाले फाइबर होते हैं, ये क्या करते हैं हमारे शरीर के लिए? कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। जो हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है जिससे हमारे शरीर में मोटापन बढ़ने लगता है तो उसको कम करते हैं। शरीर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करते हैं ताकि हमारे शरीर में शुगर की मात्रा ज़्यादा ना होने पाए। ठीक है, और पाचन करने में सहायक होते हैं। तो वो तो आपको पता ही है कि फाइबर का काम ही होता है पाचन करने में सहायक। ठीक है, तो इसके उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? ओट्स, जैसे इसका उदाहरण हो गया ओट्स, फल, सब्जियां, जौ और फलियां आदि शामिल होते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं अघुलनशील फाइबर। तो अघुलनशील फाइबर क्या होते हैं दोस्तों? अघुलनशील फाइबर वे फाइबर होते हैं जो जल में घुलता नहीं हैं। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, अघुलनशील मतलब जो घुलता नहीं है। इसको इनसोल्यूबल फाइबर भी कहा जाता है। ठीक है, इनको इनसोल्यूबल फाइबर भी कहा जाता है, जो जल में नहीं घुलता है। यह पाचन तंत्र में बिना घुले दोस्तों यहाँ पे क्योंकि थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है तो आप बिल्कुल इग्नोर कीजिएगा। मैं जो बोल रही हूँ आप उस पर ध्यान दीजिएगा। आपको पढ़ने से मतलब है, जो लिखा हुआ है आपको उससे कोई मतलब नहीं है। आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है मायने ये रखता है। ठीक है, अब अगर आप नोट्स बना भी रहे हो तो मैं बोल दे रही हूँ, जो भी मिस्टेक शब्द है मैं बोल रही हूँ, आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं अपने को नोट्स में। ठीक है, तो आप इसको बिल्कुल दिल में मत लीजिएगा। टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, इंसान हम भी हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसको बिल्कुल इग्नोर कीजिएगा। मैं बताती चलती हूँ, जो भी मिस्टेक वर्ड लिखा हुआ है मैं आपको बताती चलती हूँ। तो जो यह पाचन तंत्र में बिना घुले ही रहता है। ठीक है, ये घुलता नहीं है क्योंकि अघुलनशील होता है ना। और मल में थोक जोड़कर कब्ज को रोकने और पाचन को नियमित रखने में भी मदद करता है। इसके उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? तो इसका जो उदाहरण हो जाएंगे, ये हो जाएगा गेहूं का चोकर, साबुत अनाज और सेब का छिलका, गाजर, फूल गोभी इत्यादि इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि ये जो हैं आप बोलते भी हैं कि गेहूं का जो चोकर है हमें चाल कर नहीं खाना चाहिए। यह हमारी पाचन क्रिया के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है, जो चोकर होता है। बाकी साबुत अनाज जैसे हो गए, सेब का छिलका हो गया, यहाँ पे सेब लिखना था, ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है बट मैं बोलती हूँ जो, आप उन शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों हमारी क्लास यहीं पे समाप्त हो जाती है। हमारा फाइबर वाला एक छोटा सा चैप्टर था वो भी हमने समाप्त कर लिया है। तो दोस्तों आज हमारा जो ये चैप्टर पोषण वाला चल रहा था, ये सीरीज हमारी, तो इसके 4 पार्ट आ चुके हैं दोस्तों। ये हमारा आज चौथा पार्ट है। तो आप इन चारों पार्ट को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। और कल हम 30 क्वेश्चन लेकर आते हैं, तो आप इसको लगाइएगा। 30 में से आपके 28 से कम बिल्कुल नहीं आने चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये, तो इसलिए मैंने इसको सबसे पहले करवाया है। अब देखते हैं, आप कमेंट में बताइएगा कि अगला चैप्टर आपको कौन सा चाहिए। आपकी इच्छा अनुसार अगर आप कमेंट करते हैं तो आपके अनुसार हम अगला टॉपिक बनाएंगे वीडियो, और अगर आप नहीं बताते हैं तो हम अपनी इच्छा अनुसार ही बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम अपनी क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। और जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको इसकी अगर PDF चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जा कर के टेलीग्राम को हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हम
डेली की PDF वहाँ पे हम अपलोड कर देते हैं, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं अपनी इस क्लास का। ठीक है, तो हम अपनी क्लास पे यहीं आज विराम देते हैं दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एंड बाय।